कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या किसी को प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, ये सब कुछ इतना सेफ कैसे रहता है? इसका जवाब छिपा है 1970s के दशक के कमाल के आइडिया में। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। मान लीजिए आपको किसी को एक सीक्रेट चाबी देनी है, लेकिन बात करने का जरिया सबके लिए खुला है। कोई भी आपकी बात सुन सकता है। तो आप ये कैसे करेंगे? यही वो बुनियादी पहेली थी जिसे क्रिप्टोग्राफी को सुलझाना था ताकि आज का डिजिटल वर्ल्ड बन सके। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट से पहले क्या दिक्कतें थी। फिर उस क्रांतिकारी आइडिया की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उस आइडिया से पैदा हुए विद्रोह को समझेंगे और देखेंगे कि आज हमारी डिजिटल दुनिया को वही आइडिया कैसे बचाता है। और आखिर में भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए जब डिजिटल कम्युनिकेशन आम नहीं था। उस वक्त मैसेज को सेफ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे हम लॉक बॉक्स की दुविधा कह सकते हैं। उस जमाने में क्रिप्टोग्राफी का एक तरीका था जिसे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये बिल्कुल एक ताले और उसकी चाबी जैसा है। मैसेज को लॉक करने और खोलने दोनों के लिए एक ही चाबी लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर आपको किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है तो पहले आपको उन्हें वो सीक्रेट चाबी भी तो भेजनी होगी। और अगर किसी ने बीच में ही वो चाबी पकड़ ली तो आपकी सारी सिक्योरिटी खत्म। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दो रिसर्चर्स विटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमैन ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने इस पूरी समस्या को ही पलटकर रख दिया। ये सब शुरू हुआ इस एक पेपर से, 1976 में छपा न्यू डायरेक्शंस इन क्रिप्टोग्राफी। ये सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं था, ये एक तरह से एक क्रांति का ऐलान था जिसने हमारे डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कोट से ही पता चलता है कि वो लोग क्या सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि कम्युनिकेशन के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे थे। तो उनका आइडिया था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और ये वाकई कमाल का था। एक चाबी के बजाय अब दो चाबियां थी। एक पब्लिक की जिसे आप किसी को भी दे सकते हैं, और एक प्राइवेट की जिसे आप हमेशा छिपा कर रखते हैं। इस एक आइडिया ने चाबी को पहले भेजने वाली सारी झंझट ही खत्म कर। अब ये स्लाइड बताती है कि ये काम कैसे करता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बहुत ही स्मार्ट मैथ्स है। चलिए इसे रंगों के एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले एलिस और बॉब सबके सामने एक कॉमन कलर चुनते हैं, मान लीजिए पीला। ये सबको पता है। फिर एलिस और बॉब दोनों चुपके से अपना अपना एक सीक्रेट कलर चुनते हैं। मान लीजिए एलिस ने लाल चुना और बॉब ने नीला। ये उनके सीक्रेट हैं। इसके बाद वो कॉमन पीले रंग में अपना अपना सीक्रेट कलर मिलाते हैं। तो एलिस का रंग बन गया नारंगी और बॉब का बन गया हरा। अब वो ये नए रंग नारंगी और हरा खुलेआम एक दूसरे को भेजते हैं। अब आता है असली कमाल। एलिस बॉब के भेजे हरे रंग में अपना सीक्रेट लाल रंग मिलाती है, और बॉब एलिस के भेजे नारंगी रंग में अपना सीक्रेट नीला रंग मिलाता है। और नतीजा क्या निकला? दोनों के पास बिल्कुल एक ही भूरा रंग आ जाता है। उन्होंने कभी भी अपने सीक्रेट रंग लाल या नीला एक दूसरे को नहीं भेजे, फिर भी दोनों एक कॉमन सीक्रेट कलर तक पहुंच गए। यही तो जीनियस है डिफी-हेलमैन का। ये आइडिया सिर्फ लैब तक ही नहीं रहा। इसने पहली बार आम लोगों को सरकारों और बड़ी कंपनियों से अपनी बातें छिपाने की ताकत दी थी। और इसी वजह से इसने एक सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया जिसे हम साइफरपंक के नाम से जानते हैं। ये वो लोग थे जो प्राइवेसी और आज़ादी के लिए कोड का इस्तेमाल करना चाहते थे। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1976 में पेपर आया और 90s के दशक तक एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था। साइफरपंक्स मेलिंग लिस्ट तो आइडियाज, कोड और फिलॉसफी का एक गढ़ बन गई, जिसने सरकार और आम लोगों के बीच एक सीधी टक्कर का मंच तैयार कर दिया। ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो सरकारों या कंपनियों पर भरोसा नहीं करते थे कि वो उन्हें प्राइवेसी देंगे। उनका मानना था कि प्राइवेसी एक हक है जिसके लिए लड़ना पड़ता है, और उनका हथियार था कोड। तो आखिर वो लड़ किस लिए रहे थे? उनके कुछ सीधे साधे सिद्धांत थे। मजबूत क्रिप्टोग्राफी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, कम्युनिकेशन में पूरी प्राइवेसी, गुमनाम रहने का अधिकार और सरकारी जासूसी का कड़ा विरोध। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वो कोड लिखकर सीधे एक्शन ले रहे थे। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर हमारी आज की दुनिया में आते हैं। डिफी-हेलमैन का आइडिया और साइफरपंक की सोच आज हमारे सिक्योर इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। और ये स्लाइड तो मतलब कमाल की है।
ये दिखाती है कि वो आइडिया आज हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। जब भी वेब ब्राउज़र में वो छोटा सा लॉक का निशान दिखता है तो समझिए डिफी-हेलमैन का आइडिया काम कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूर बैठे कंप्यूटर में से सेफ तरीके से लॉगिन करने के लिए SSH, हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी बचाने वाले VPNs और यहाँ तक कि नेटवर्क लेवल पर कम्युनिकेशन को सिक्योर करने वाला IPsec, ये सब कुछ उसी 1976 के पेपर के मूल कॉन्सेप्ट पर ही टिका है। लेकिन हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन की कमी है, मतलब ये मैन इन द मिडल अटैक का शिकार हो सकता है। और ये सिर्फ चाबियों के लेन देन के लिए है, डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए नहीं। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। तो मतलब अब हम पूरी तरह सेफ हैं, है ना? शायद नहीं। अब एक नई चुनौती सामने आ रही है, एक ऐसी चुनौती जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की पूरी बुनियाद को ही हिला सकती है। देखिए, हमारी पूरी की पूरी डिजिटल सिक्योरिटी एक भरोसे पर टिकी है कि कुछ मैथ की प्रॉब्लम्स आज के कंप्यूटरों के लिए सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। यही वो चीज़ है जो डिफी-हेलमैन को इतना मजबूत बनाती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस पूरे खेल को बदलने वाले हैं। उन्हें खास तौर पर उन्हीं मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है जिन पर हमारी आज की सिक्योरिटी टिकी है। जो आज तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्वांटम कंप्यूटर के आने पर शायद बच्चों का खेल बन जाए। क्रिप्टोग्राफी में अब अगली बड़ी रेस यही है, क्वांटम रेजिस्टेंट कोड बनाने की। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। डीफी और साइफरपंक्स ने आम लोगों को ताकत देने के लिए कोड का इस्तेमाल किया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंट्रोल और प्राइवेसी की ये जंग जारी है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगली पीढ़ी का कोड कौन लिखेगा और क्यों लिखेगा।